Assalamualaikum class. In the last lecture we discussed about sociological imagination, sociological perspectives, and in this lecture we will discuss about structural functionalism and types of functions. In the previous lecture we discussed about structural functionalism, that structural functionalism is a macro level orientation concerned with the broader structure of society as a whole, and we see society as a functional body in which the different parts of the body function properly to run the human body properly. And we see society as the same way. If all the institutions of your society works in a harmony or in a stability, the society will work in a harmony. Social function. We discussed about the social function that refers to the consequences for the operation of society as a whole. Dysfunction, that consequences which are harmful for the society is known as dysfunction. For example, terrorism. And in the example of the human body, any disease could be the example of the dysfunction of the body. In today's lecture, we will discuss about the types of functions. In this, we will discuss about the manifest function and latent function. Manifest functions. Intentional and recognized structure of social function or pattern. Latent functions. Unintentional and unrecognized function of a social structure. अभी अगर हम देखें कि सोशल फंक्शन में हमारे पास जो है मैनिफेस्ट फंक्शंस में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं. कोई भी हमारी सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन का कोई ऐसा एक फंक्शन कोई भी हमारी सोसाइटी का एक ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग ये कंसिडर करें कि वो इंटेंशनली ही बनाया गया है. जैसे कि हमारी सोसाइटी में लॉज होते हैं, कोई कस्टम्स, वैल्यूज़, मोरल्स जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में पर्पसली लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस एंड कुछ लॉज होते हैं. समटाइम्स जो रूल्स होते हैं वो लॉज भी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन सारे लॉज रूल में कन्वर्ट नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने लास्ट में बात की थी कोरोना वायरस 19 की. ठीक है, कोरोना वायरस की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो है हुकूमत ने या हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया या फिर एक रूल बना दिया कि एसओपीज़ के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, एसओपीज़ के बगैर अगर कोई लॉकडाउन में दिखाई देता है या एमरजेंसी की सिचुएशन के अलावा अगर कोई लॉकडाउन में बाहर दिखता है तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है. जैसे कि हमारे यहाँ पर बॉयज़ को बहुत आदत होती है, वो 3-3 4-4 लड़के एक ही बाइक पर बैठ जाते हैं. इससे क्या होता है कि वो एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं. ठीक, उनके पास जो है एक कानून के मुताबिक वो उनको उठाकर थाने में बंद कर सकते हैं. इसी तरह जब हम एग्जांपल लेते हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस पर, हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 हैं, जिनमें इकोनॉमी आता है एजुकेशन आता है, फैमिली आता है, उसके बाद हमारे पास रिलीजन आ जाता है एंड पॉलिटिक्स आ जाता है. अभी इसमें हम लोग देखते हैं इंटेंशनली फंक्शंस जो हैं वो इन सोशल स्ट्रक्चर में कौन से बनाए गए. अभी हम अगर इसमें एग्जांपल लेते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब हम इसकी एग्जांपल अप्लाई करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन की, जिसमें इंटेंशनल एंड रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर ऑफ अ सोशल फंक्शन और पैटर्न. अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं हमारे एग्ज़ाम्स की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा. ये एक फंक्शन है, एक रूल है, एक लॉ बना दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से. ठीक है, उसके बाद आप लोगों के ऊपर कंपल्जन होती है कि अगर 60-70% आपकी अटेंडेंस नहीं होती है तो आपको पेपर में बैठने की इजाज़त नहीं होती है अनटिल आपका टीचर आपको अलाउ कर दे. ठीक है, उसके बाद अगर एक ये फंक्शन है ना, ये एक रूल बना दिया गया, लॉ बना दिया गया, रिटर्न है, रिकॉग्नाइज्ड है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में. ठीक है, उसके बाद आपके जो सेशनल्स होते हैं वो आपके मार्क्स जो है वो बताते हैं. इसी तरह से आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है. ग्रेडिंग सिस्टम में आपके 85 प्लस मार्क्स होंगे या 85 होंगे तो आपका A+ कंसिडर किया जाएगा, उससे कम पर आपके ग्रेड डिक्रीज होते जाते हैं.
ठीक है, अगर आपके 33 से कम मार्क्स हैं तो आप एफ पे कंसिडर किए जाओगे, जो कि फेल कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन में हमारे के पास क्या आ जाता है, अनइंटेंशनल एंड अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अभी इसमें क्या आ जाता है कि हमारे पास ये देखने में आता है कि अनइंटेंशनल फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पर्पस होता है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन उसके साथ साथ भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और बहुत सी चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं, जैसे कि आपके कैफेटेरियाज़। इसकी एग्जांपल हम पुट करेंगे कैफेटेरियाज़ में। कैफेटेरियाज़ का पर्पस क्या होता है कि वो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं, आपकी ज़रूरत की जो चीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं। स्टेशनरी है, स्टेशनरी के शॉप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनका काम वहाँ पर नहीं होता, ठीक है, लेकिन वहाँ पर फिर भी वो काम कर रहे होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि जो नोट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएं, जो आपको आपके स्टेशनरी के जो भी गैजेट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए हैं, टूल्स वगैरह, वो आपको इजीली प्रोवाइड हो कर दिए जाए वहाँ पर, आप वहाँ से इजीली बाय कर सको। उसके बाद जो होता है हमारा कैफेटेरिया का पार्ट। कैफेटेरिया का पार्ट क्या है, वो क्या करता है, आपको खाना प्रोवाइड करता है। खाने के लिए जो है आपके पास रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट का काम है वो इकोनॉमी पर्पज़ में चली जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास कैफेटेरिया और जो है हमारे पास स्टेशनरी भी आ जाता है। इन दोनों का काम एजुकेशन के साथ नहीं है या कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। वो ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनइंटेंशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनका एक तो पर्पस नहीं होता है कुछ भी आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पर फिर भी वो काम कर रहे हैं, एक अनइंटेंशनल फंक्शन है उनका, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रोपोनेंट्स या एडवोकेट्स कौन कौन से आ जाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर काम क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर ने, अमाइल डर्कहाइम ने, आर के मर्टिन ने जो है वो कंसेप्ट दिया था मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन का, कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं, जो अप्लाइड किए जा सकते हैं, जो जिनका तोड़ने पर हम लोगों को सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। अभी लेटेंट फंक्शन क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शन भी हमारी सोसाइटी में हो रहे होते हैं, ऐसी भी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारे अनइंटेंशनल होती हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं। इसमें अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग जो है वो देखना, आप खुली आंखों से ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप किसी चीज़ को ना देख सको, आपने ये देखना ही देखना है, ठीक है। ये आपकी बॉडी का फंक्शन है, ठीक है। सांस लेना, आप अपने सांस रोक सकते हो इंटेंशनली, ठीक है, लेकिन अन इंटेंशनली जो है आप सांस लेते हो, इनहेल एक्सहेल करते रहते हो, ठीक है। ये भी एक आपका बॉडी में, अगर हम लोग अगर सोसाइटी को हम लोग बॉडी पर फिट जब करते हैं तो इसके एग्जांपल्स ये भी हो सकते हैं। आगे हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास आता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट का पर्सपेक्टिव क्या आता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का पर्सपेक्टिव आता है हमारे पास मैक्रो लेवल पर। व्यू सोसाइटी एज अ सोशल एरिना दैट जनरेट सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल जेंडर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सोशल रेशियल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अभी इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो किस तरह से काम करता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर पर काम करता है, ठीक है। इस पे जो है वो सबसे जो है वो काम जो है वो कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, वो सोसाइटी को एज अ सोशल एरिना देखता है। सोशल एरिना में वो क्या देखता है कि सोशल इनइक्वालिटी देखता है, जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है, या सोशल चेंज और सोशल इनइक्वालिटी को वो देखता है, ठीक है। अभी वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कहता है कि सोशल इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, वो सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो कहता है कि हमारी सोसाइटी पे जो है वो दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो गरीब लोगों को सबऑर्डिनेट करते हैं। अमीर लोग डोमिनेंट होते हैं हमारी सोसाइटी में, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा स्टेटस है, वो डोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो लेबर क्लास है वो सफ़र करती है, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी जब जनरेट होती है तो सोशल चेंज जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट होता है। अगर हम इसमें एग्जांपल पुट करते हैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री रिलेटेड एग्जांपल जब हम इसमें पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न के टाइम पर ब्रिटिश जो थे वो सब जो है वो डोमिनेंट थे, एंड जो इंडियंस थे उस टाइम पर वो सबमिसिव थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब जंग लड़ी तो कैसी सिचुएशंस आ गई,
ब्रिटिश के डोमिनेंट होने की वजह से, उनके पास ज़्यादा पावर होने की वजह से जो इतने सारे इंडियंस थे वो वॉर हार गए। उससे क्या हुआ, जो रिवोल्ट 1857 एंड 58 है वो डाउनफॉल में चला गया। उसके डाउनफॉल में जाने से क्या हुआ कि मुस्लिम्स एंड इंडियंस दोनों की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सब कॉन्टिनेंट में। इसका एक रीज़न क्या था, इसके रीजंस थे कि जो इन सब जो ब्रिटिश हैं वो पावरफुल थे, ब्रिटिश जो हैं वो एजुकेटेड थे, ब्रिटिश जो हैं वो साइंटिफिक जो है ना वो लॉजिक्स पर चलते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उनका जो सोचने का माइंड है, वे ऑफ थिंकिंग जो है, उसने क्या किया, इंडियंस को और मुस्लिम्स को, इतने सारे उनकी तादाद को उन्होंने डाउनफॉल में चले गए। वो उसको क्या किया कि अपना ब्रेन यूज़ करते हुए उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के ऑक्यूपाई किए। उसके बाद उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर लिया। इसमें क्या चीज़ हम देखते हैं कि जिसके पास पावर है उसी का राज चलता है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट की। सोशल कॉन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, लेबर क्लास, एलीट क्लास। एलीट क्लास डोमिनेंट है, लेबर क्लास एलीट क्लास के लिए काम करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कार्ल मार्क्स का पास्ट, कार्ल मार्क्स के पास्ट में उसने अपना जो सारे सफरिंग है वो इनइक्वालिटी पर ही किया है। वो कहता है कि इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, इक्वली रिसोर्सेज को डिवाइड नहीं किया जाता है। ठीक, इक्वली वो कहता है कि सबको इक्वल इक्वल ही डिवीजन होनी चाहिए, कोई किसी से ना बड़ा हो ना कोई किसी से छोटा हो, सब एक बराबर होने चाहिए। वो इक्वालिटी पे बात करता है, इनइक्वालिटी पे बात करता है, सोशल स्ट्रक्चर पे बात करता है। फिर जब वो सोशल स्ट्रक्चर पे बात करता है तो वो कहता है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट ही इस तरह से किया गया है कि जो हमारी सोसाइटी है और जो लेबर क्लास है वो अपने लेबर क्लास होने पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ठीक, और जो एलीट्स हैं वो एलीट और एलीट होते जा रहे हैं, जो रिच है वो रिचर रिचर होता जा रहा है, और जो पुअर हैं वो पुअर 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 ऐसे होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इक्वालिटी नहीं आ रही है, लोग को ये कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी इस तरह से ही काम करता है, वो इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इसी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोशल जेंडर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सोशल जेंडर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या कहते हैं, जो जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं हम लोग देखने में, हम लोग को मिलता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे किया जाता है, जेंडर बेस्ड जो है वो रिसोर्सेज जब डिवाइड किए जाते हैं, कि हम लोग जब अपनी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में, जब हम लोग इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जब हम लोग देखते हैं जेंडर में, उसमें एक जो है वो पॉइंट दिखाया जाता है कि वर्क के अकॉर्डिंग जब फीमेल जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो इंस्टीट्यूशन में जब जाती हैं तो उनको मेल के अकॉर्डिंग जो है कंपैरिजन में जो है वो कम सैलरी जो है वो दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो मेल है उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इसी तरह से जो भी रिवॉर्ड जो होते हैं उनकी जॉब्स के अकॉर्डिंग वो मेल को ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसी तरह से जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड प्रेफरेंसेस की में भी ये चीज़ देखने में आती है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में जो है पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके घर बेटा पैदा हो एज़ कम्पेयर टू कि उनके घर बेटी पैदा हो। बेटी भी पैदा हो लेकिन बेटे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि बेटा नस्ल बढ़ाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसी जो है वो मिथ्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मिथ्स नहीं रियलिटी है बेसिकली, कि सब पेरेंट्स को ये चाह होती है कि उनके पास जो है वो एक औलाद बेटा तो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे हों, क्योंकि वो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनका सहारा बन सकते हैं। ठीक है, सोशल रेशियल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी हमारे पास आ जाता है। सोशल रेशियल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे हम लोगों को सबसे जो अभी एग्जांपल मिल रही है वो ये है कि जो अमेरिका में हो रहा है रेस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव चल रहा है फ़िलहाल, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में, अफ्रीकन एंड अमेरिकन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो भी आप रेस की बेसिस पर करते हो उसको हम लोग रेस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। किसी भी नस्ल के बेसिस पर अगर आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट करते हो या उसको कम या ज़्यादा कंसिडर करते हो तो इस पर्सपेक्टिव में आता है। फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में जो है वो
फेयर कलर को बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है, जो काला होता है उसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूँ। जब हम स्टैंडर्ड्स देखते हैं ब्यूटी के, तो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स में हमारे पास आती है अच्छी हाइट आ जाती है, उसके बाद हमारे पास अच्छा जो है 6 फीट तक या 5'9" तक या 5'6" तक हाइट आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेयर कलर टोन जो होता है हमारा, वो आ जाता है। फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ मैं, वो आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम मेल को कंसिडर करते हैं तो मेल की हाइट 6 होनी चाहिए, 6 जो है 6.1 हो जाए, ठीक है, इतनी हाइट मेल के लिए परफेक्ट है। फिर उसके बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि जी बॉडी स्ट्रक्चर में अच्छा फिज़िक होना चाहिए, तो ये बंदा फिर उसको हम लोग अच्छा कंसिडर करते हैं। इसके लिए भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं कि अगर किसी का थोड़ा सा वेट जो वो गेन कर लेता है तो उसको टॉन्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा वज़न ज़्यादा है। इसकी वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा तजाद आते हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन आ जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशंस लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी फैमिलीज़ में भी समटाइम्स बहुत से लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह आपकी बेटी का रंग काला है, या जब भी हम लोगों को ये चीज़ें तब देखने के लिए ज़्यादा मिलती हैं जब हम लोगों के पाकिस्तान में पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में जब भी जो रिश्ते जो होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, जब भी उनको रिजेक्ट किया जाता है, तो उसमें जो हम लोग को ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए सिचुएशन मिलती है कि रेस की जो है वो आपको जो है वो आप लोगों को रिजेक्ट कर दी जाती है, स्पेशली फीमेल्स को, कि रंग ठीक नहीं है, ये नहीं था, हाइट मैच नहीं होती है, तो इनके बेसिस पे भी रिश्ते जो है वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अभी इस पे सबसे ज़्यादा जो काम है वो कार्ल मार्क्स ने किया है, दू बोइस ने किया है। कार्ल मार्क्स का सबसे ज़्यादा जो काम है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पर ही है। बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है वो सारा काम ना कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स ने एजुकेशन पर काम किया है, रिलीजन पे काम किया है, जेंडर पे काम किया है, रेस पे काम किया है, रेस पर भी काम किया है। अभी इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास सोशल इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव।